इसमें अल्फा एड्रेनर्जिक्स कॉज जो है ना मिड्रियासिस, तो मिड्रियासिस हम तो अभी पढ़ते हैं एएनएस के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा एएनएस जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या है कि हम दो ए और बी हम डिवाइड करते हैं इसको, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ड्रग्स एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास फिर दो हैं, सिंपैथोमिमेटिक्स यानी एड्रेनर्जिक बोलते हैं इनको, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट बोलते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं, जो कि मिमिक करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अच्छा, सिंपैथोलिटिक्स या एंटी एड्रेनर्जिक्स या फिर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो है क्या। तो देखिए हम न्यूरोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं पहले, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के ऐसे समझ नहीं आएगी बात, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना वो हमें क्या करता है, प्रिपेयर्स यू टू फाइट विद द स्ट्रेस और फ्लाइट, ठीक है। जब कभी कोई स्ट्रेस होती है ना तो हमें सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, जबकि नॉर्मली जो डोमिनेटली वर्किंग इन आवर बॉडी होता है ना वो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। व्हेन यू आर कंफर्टेबल, सपोज कोई रीड कर रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, या वाइल ऑन बेड यू आर स्लीपिंग अलोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि सिंपैथेटिक जो है सिंपैथेटिक सिस्टम प्रिपेयर्स यू टू फाइट, ठीक है। इट इंक्रीजेस इन स्ट्रेस, एक्टिवेट्स इन स्ट्रेस, या ठीक है ना, और वेक्स अप दिस सिस्टम, ठीक है ना। यानी क्या है, क्या बस ड्यूरिंग कोई स्ट्रेस, सपोज कोई डॉग फॉर एग्जांपल देखें, आप जैसे चल रहे हैं गली में, ठीक है, और उसके बाद कामली जा रहे हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। लेकिन सडनली आपका कोई डॉग आपको मिलता है, भौंक रहा होता है, तो आपका क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम फायर करना शुरू कर देता है और आप एक्टिव हो जाते हैं और आप भाग जाते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, देखें ये होता कैसे है, सबसे पहले हमने ये देखना है, ठीक है। ये होता ऐसे है कि यहाँ देखिए ये आप देखिए, ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, ये ब्रेन हो गया, ये नीचे, और ये स्पोन्स एंड ये हाइपोथैलेमस, ये मेडुला, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये होता है कि ये देखें पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऊपर हाइपोथैलेमस है, ठीक है। पिट्यूटरी के ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब ये हमारे पास हमारा लिम्बिक सिस्टम हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि जो द मेन सेंटर फॉर द रेगुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन इज वेयर इन द हाइपोथैलेमस, इस जगह में हमारा मेन फंक्शन होता है। इसको हमने बड़ा किया, लाके बाहर लाके बड़ा किया, ठीक है। ये देखिए एंटीरियर जो होता है ना पोस्टीरियर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जो ये वाला है, ये खाली वाला, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो पोस्टीरियर लेटरल एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए होता क्या है कि तो कहने का मकसद ये है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ना हाइपोथैलेमस में, ये डिटरमाइन करते हैं कि जो डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना वो ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी करनी चाहिए उसको, या ज़्यादा सिम्पैथेटिक एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। तो अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमें जानता कैसे है कि कोई स्ट्रेस आ गई है, सपोज कुत्ता आ गया, ये जानता कैसे है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो है इसको वेंट्रोमीडियल भी आप कह सकते हो, या एंटीरियर भी कह सकते हो, इसको वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल भी कह सकते हो, या सिर्फ पोस्टीरियर कह सकते हो, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि देखें, अब इस सवाल पे हम करेंगे कि ये हाइपोथैलेमस स्ट्रेस के बारे में जानता तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है बहुत बड़ा, इसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम जो है ना ये कंसर्न है हमारे किसके साथ, इमोशंस के साथ, बिहेवियर के साथ, और रिसेंट मेमोरी और मैनी अदर उसके फंक्शंस हैं। ये देखें, ये इमोशंस, बिहेवियर और रिसेंट मेमोरी एंड मैनी अदर फंक्शंस के साथ ये लिम्बिक सिस्टम जो है ये कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि लिम्बिक सिस्टम कैसे काम करेगा। सबसे पहले देखें हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है ना, कैसे काम करेगा, इसको हाइपोथैलेमस को बताने के लिए कि भाई आपने सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करना है। तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स सबसे पहले देखें, कान है, हम कान से जो वॉक कर रहा था, अभी कुत्ता आ गया है ना, कुत्ता आ गया तो वो कुत्ता भौंक रहा है, जैसे ही भौंकेगा कुत्ता तो कुत्ते की जो आवाज़ आएगी वो जाएगी यहाँ ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहाँ है, टेम्पोरल एरिया में। टेम्पोरल एरिया से एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ टेम्पोरल एरिया है ना, इस जगह में हमारा टेम्पोरल एरिया में ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। यहाँ से फिर सिग्नल जाएगा लिम्बिक सिस्टम को, ठीक है। कान से जाएगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स टेम्पोरल एरिया वाले में, यहाँ से फिर लिम्बिक सिस्टम में जाएगा। लिम्बिक सिस्टम ये हो गया, ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स का फंक्शन हो गया। दूसरा है हमारा विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है, दूसरा है विजुअल कॉर्टेक्स।
अब हमारे पास है दूसरा विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स जैसे ही आवाज़ आएगी, जो लड़का है वो कुत्ते की तरफ देखेगा। अब जब देखेगा तो आँख से हमारी जो सिग्नल जाएंगी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, ठीक है, सॉरी विजुअल कॉर्टेक्स में। विजुअल कॉर्टेक्स में स्पेशल सिग्नल्स देगा लिम्बिक सिस्टम को कि भाई देखो, एक बहुत बड़ा काला कुत्ता आपके पीछे लगा हुआ है और भौंक भी रहा है, ठीक है, आवाज़ भी आ रही है और देख भी रहा है। ये हो गया ऑक्सीपिटल लोब में हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सॉरी विजुअल कॉर्टेक्स, और कान वाले उसमें टेम्पोरल में हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये जो है ना विजुअल कॉर्टेक्स है, ठीक है ना, ये ऑक्सीपिटल लोब में होता है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना विजुअल फील्ड के साथ। विजुअल फील्ड जो होता है ना, अभी देखें ये देखें, ये देखें, ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब है जहाँ पे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को। लेकिन विजुअल फील्ड जो है ना हमारा, विजुअल फील्ड फ्रंटल लोब में, फ्रंटल आई फील्ड होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको फ्रंटल आई फील्ड होता है, ये फ्रंटल लोब में होता है। इसको, इस डायग्राम को भी आप एक मिनट गौर से रोक के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा तीसरा जो है, जो मेमोरीज हैं, ठीक है, जो ये मेमोरीज जो है, फॉर एग्जांपल कि मूवी में किसी को देखा होगा, या इसको पहले किसी कुत्ते ने खुद काटा होगा, या किसी को काटते हुए इसको पास्ट में देखा होगा इस बंदे ने, तो वो फिर जाग जाती हैं। वो कहाँ होती हैं? वो हमारी होती हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फिर ये मेमोरीज जाग जाती हैं और सप्लाई जो स्टिमुलेट करती हैं लिम्बिक सिस्टम को। तो तीन चीज़ें हो गई, कान, आँख और फिर ओल्ड मेमोरीज, ठीक है। फिर हमारे लिम्बिक सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। अब ये है कि अब हमारा लिम्बिक सिस्टम परसीव करता है कि भाई जो कान आवाज़ आ रही है वो भी स्ट्रेसफुल है, हम जो देख रहे हैं वो भी स्ट्रेसफुल है, पास मेमोरीज भी स्ट्रेसफुल है। तो होता क्या है कि सिग्नलिंग होती है, यहाँ से फायरिंग होती है, फायरिंग होके यहाँ पे थैलेमस में जो न्यूरॉन्स के थ्रू फायरिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ वो हिस्सा स्टिमुलेट होता है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि लिम्बिक सिस्टम में वो वाले न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे जो आगे जाके किसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, पोस्टीरो लेटरल एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक। अच्छा, फिर होगा क्या, द सेम न्यूरॉन्स जो हैं, यही न्यूरॉन्स जाके आगे क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट भी करेंगे, याद रखें, ठीक है। अच्छा, अभी होता क्या है कि जब एक बार ये सिंपैथेटिक सिस्टम हाइपोथैलेमस में एक्टिवेट होता है तो यहाँ से फिर डिसेंडिंग न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है, यहाँ से सिग्नलिंग होती है थ्रू डिसेंडिंग न्यूरॉन्स के जरिए। ये देखें, ये एरो नज़र आ रहा है आपको, इसको कहते हैं पॉलीन्यूरोनल डिसेंडिंग पाथवे, ठीक है। तो ये फिर नीचे आएंगे, नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रहा है, ये नीचे भी आएंगे। यहाँ से मैंने स्पाइनल कॉर्ड नीचे नहीं बनाया, ये नीचे आएंगे स्पाइनल कॉर्ड के लोअर पार्ट ऑफ द सीएनएस पे, और यहाँ से क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यूँ सिंपैथेटिक आउटफ्लो एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो आता है स्पाइनल कॉर्ड से बाहर, ठीक है, लेकिन किस पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, थोरेसिक पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड लुम्बर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे पूरी नहीं बनी हुई, लेकिन आप ये देखें, ये सर्वाइकल है, थोरेसिक एंड स्पाइनल से ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो आ जाएगा, ठीक है, बाहर। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया, ये थोरेसिक सेगमेंट है और ये लुम्बर है, तो यहाँ से ये न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन बाहर ला रहे हैं, बाहर ऐसे लाते हैं। यहाँ से ए और बी आप देखें, ये टू इसमें मेथड्स हैं, टू वेज हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। यहाँ से आते हैं और एंड अप होते हैं ये न्यूरॉन्स कहाँ, एक बहुत बड़े गेंगलियन में, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन। ये एग्जैक्टली, एक मिनट, ये न्यूरॉन ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। ये किस जगह में एग्जैक्टली होता है ये मैं आपको बताऊं तो ये इस जगह में, ये देखें, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है ना, ये देखें, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न, ये लेटरल हॉर्न से ऐसे आके, ये देखें ऐसे आके ये गेंगलिया मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये लेटरल हॉर्न से सिंपैथेटिक आउटफ्लो और ये गेंगलिया, ठीक है, ये इसमें आगे टर्मिनेट होते हैं, ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं यहाँ पे, ये देखें लेटरल हॉर्न में, ठीक है। तो ये देखें, ये आउटफ्लो है, ये रेड पिंक में सारे ये दो एग्जांपल के लिए दिए हुए। ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही कोई फाइबर एक्टिवेट किया जाए, डिफ्यूज एक्टिवेशन होती है पूरे थोरैकोलुम्बर की, ठीक है, सबको एक ही साथ एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है ना। आप देखें ना, सपोज फॉर एग्जांपल पाँव को एक्टिवेट ना करें तो पाँव तो उधर ही रह जाएंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, निमोनिक, ठीक है। अच्छा, हार्ट को एक्टिवेट कर, हार्ट बीट तो तेज़ हो जाएगी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, लेकिन पाँव को अगर ना करें तो, ठीक है, दौड़ेगा ही नहीं। इसलिए क्या कहना क्या है कि मकसद ये है कि डिफ्यूज्ड सिंपैथेटिक आउटफ्लो होती है, डिफ्यूज सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है, ठीक है।
अच्छा, ये जब ये डिसेंडिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं फिर क्या होता है कि ये देखिए प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन फायर करते हैं, फायर करके ये यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं। और ये देखें ये जो है ये प्री सिम्पैथेटिक गैंग्लिया है, यहाँ से फिर आगे पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व स्टार्ट होती है, यहाँ से फिर ये जो एंड अप होती है कहाँ होती है, टारगेट टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने इधर दिल बनाया है, ये टारगेट टिश्यू पे आके नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करती है, ठीक है। ये देखें एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर दो मस्करिनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर्स है, ये निकोटिनिक है, ठीक है ना। तो देखें हम अक्सर कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रीगैंग्लियन न्यूरॉन्स जो हैं एंड अप इनटू सिंपैथेटिक गैंग्लियन, वो इसलिए कहते हैं कुछ फिर क्या होते हैं वो एडिनल मेडुला में भी जाते हैं, ठीक है ना। गैंग्लियन में नहीं जाते, डायरेक्ट एडिनल मेडुला में जाते हैं, सही है ना। देखें जितने भी जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं वो हमेशा एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ करते हैं। देखें इवन एड्रिनल मेडुला में जो न्यूरॉन आया है हमारा, ये एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है, ठीक है ना। इसको याद रखने के लिए देखें न्यूरो इफेक्टर है ना, न्यूरो इफेक्टर एंडिंग में नर्व एंडिंग बोलते हैं आप, इस जगह में जो होती है ना नॉर एपिनेफ्रिन होती है, ठीक है। न्यूरो इफेक्टर जगह में रिलीज़ होती है नॉर एपिनेफ्रिन, लेकिन इस जगह में देखें एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होती है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स यहाँ पे हैं, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ देखें यहाँ भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, फिर एसिटाइलकोलिन के सेल्स हैं इधर एड्रिनल मेडुला के क्रोमाफिन सेल्स हैं, यहाँ पे ये रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन अटैच होता है, तो यहाँ से फिर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, ठीक है ना। यहाँ से ज़्यादातर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, नॉर एपिनेफ्रिन कम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं, ठीक है। फिर जो बाहर वाले होते हैं ये फिर डिफरेंट है, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब में आपको बताता हूँ, रूल ऑफ थंब ये है कि ऑल द न्यूरॉन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ सीएनएस आर कोलिनर्जिक, ऑल द प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स टू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर कोलिनर्जिक, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है ना। सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ये देखें ऑल द प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स आर टू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर कोलिनर्जिक, यानी कि एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं वो। उसके बाद देखें ऑल द प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स फॉर पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया आर कोलिनर्जिक, ठीक है। इवन फॉर पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के भी जो न्यूरॉन्स हैं वो कोलिनर्जिक हैं। ऑल द फाइबर्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द सीएनएस एंड आर इनर्वेटिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आर आल्सो कोलिनर्जिक, याद रखें, यानी कि जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डायरेक्ट जाते हैं वो भी कोलिनर्जिक हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स चेक रिमेंबर दिस दैट ऑल द न्यूरॉन्स विच कम आउट ऑफ द सीएनएस आर मोटर न्यूरॉन्स एंड ऑल द न्यूरॉन्स विच आर आउट ऑफ द सीएनएस आर कोलिनर्जिक, ठीक है। विच कम आउट ऑफ द सीएनएस आर कोलिनर्जिक, यही बात है, ये आपने नोट करनी है, ठीक है। अच्छा, पहला मेथड हमने बता दिया कि यहाँ पे प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, फिर सिंपैथेटिक गैंग्लिया, फिर पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। फिर जो रिसेप्टर्स पे टारगेट टिश्यू पे ये जाके एक्ट करते हैं। दूसरा है ये कि जो सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन है ना प्री गैंग्लियनिक, वो जाती है डायरेक्ट मेडुला में एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे लगता है, किन जगह में एसिटाइलकोलिन लगता है, रिसेप्टर्स पे, एड्रिनल मेडुला के क्रोमाफिन सेल्स के रिसेप्टर्स पे लगेगा। ये सेल्स 90% एपिनेफ्रिन सिक्रेट करती हैं, ठीक है। जो सिक्रेट करते हैं उनमें 90% एपिनेफ्रिन होता है, जबकि याद रखें नर्व एंडिंग्स में नॉर एपिनेफ्रिन होता है, यहाँ पे एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 10% नॉर एपिनेफ्रिन अगर हो तो हो, ठीक है। ये एनेमोनिक याद रखें, नर्व एंडिंग नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, जबकि एड्रिनल मेडुला में ये एपिनेफ्रिन सिक्रेट करता है। फिर ये एपिनेफ्रिन ब्लड में जाता है और गोज टू ऑल द बॉडी में जितने भी एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स जिस्म में मौजूद हैं उन पे जाके एक्ट करता है थ्रू ब्लड। एंड फॉर एग्जांपल अभी देखें इस जगह को हार्ट को स्टिमुलेट किया जा सकता है दो तरीकों से, एक ये नॉर एपिनेफ्रिन के जरिए थ्रू ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, एक थ्रू एपिनेफ्रिन के जरिए जो एड्रिनल मेडुला से निकला है, ठीक है ना। ये फिर एपिनेफ्रिन में जाके इसी तरह एपिनेफ्रिन ऑफ जनरल सर्कुलेशन, ये देखें रिसेप्टर्स पर लगा है और ये इसने हार्ट को एक्टिवेट किया है। तो ये दो हमारे पास मेन रीजंस हैं, ठीक है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। ये इधर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है पहले और उसके बाद एपिनेफ्रिन, इधर फिर एसिटाइलकोलिन उसके बाद नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जो टारगेट टिश्यू और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में, जहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है, इस जगह में कौन सी ऐसी केमिकल चेंज होती है जिसकी वजह से आगे सिग्नल्स प्रोसीड होते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस पूरे होते हैं, ठीक है ना। हम इस जगह को बड़ा करके अभी दिखाएंगे, ठीक है। और एक बात याद रखें, देखें ये हमने थैली से दिखाई है, ये जो है ना ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये थैला सा इसी में ही नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, टायरोसिन जब अंदर से जाता है, तो याद रखें
यहाँ बन के ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होता, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आती है तो कोई ऐसी चेंज होती है, कैल्शियम इन अंदर जाता है और ये यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन बनती है, ठीक है, बन के फिर रिलीज़ होती है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ जो रूल ऑफ थम, जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बनते हैं विद इन द नर्व एंडिंग में ही बनते हैं। जितने भी, ये रूल ऑफ थम है, जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो नर्व एंडिंग के अंदर ही बनते हैं, फिर रिलीज़ होते हैं। हम देखते हैं अभी ये प्रोसेस कैसे चलता है। तो हमने क्या किया, हमने इस जगह को हमने यहाँ पे बड़ा कर दिया, ठीक है। ये देखें इतना सारा सर्कल बनता है इसका, यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल होता क्या है कि हम जब अमाइनो एसिड्स खाते हैं तो फिर वहाँ से अमाइनो एसिड्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन से फिर ऐसे मुख्तलिफ पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। उनमें से एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन, ठीक है ना। टायरोसिन हमारे इसमें हमारे काम का है, ठीक है ना। टायरोसिन जो है देखें आता है यहाँ पे नर्व एंडिंग की जो ये नर्व एंडिंग है ना, ये वॉल है, वॉल में टायरोसिन अपटेक मैकेनिज्म पंप्स हैं, यहाँ पे से अंदर जाता है एक पहले स्टेप में जब अंदर जाता है, अंदर क्या होता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होता है। हाइड्रोक्सिलेज ये इसको कन्वर्ट करता है डोपा में, ठीक है। डोपा फिर डोपा से क्या होता है, डोपा से फिर ये डोपा डी कार्बोक्सिलेज इसको क्या करता है, डोपामीन में कन्वर्ट कर देता है। देखें डी कार्बोक्सिलेज यहाँ देखें, डोपा डी कार्बोक्सिलेज यहाँ पे ये COOH को उड़ा देता है, तो ये फिर डोपामीन बन जाता है। अब ये जो डोपामीन जो है, डोपामीन से मुझे ये बात याद आ गई कि नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन और आइसोप्रोटेरिनोल, इन सब को क्या कहते हैं, केटिकोलामीन्स बोलते हैं। अच्छा, केटिकोलामीन्स क्यों, क्योंकि इनमें केटिकोल रिंग होते हैं। केटिकोल रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग प्लस हाइड्रोक्सिलेशन एट 3 और 4 पोजिशंस पे, इसको केटिकोल बोलते हैं, केटिकोल रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर ये हटा दें तो इसको फिर नॉन केटिकोल, ठीक है, सही है ना, ये हटा दें तो इसको नॉन केटिकोल। एक बात याद रखें, फार्माकोलॉजी में स्ट्रक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ ANS एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स गौर करने पड़ते हैं, क्योंकि ये हटाओ फंक्शन चेंज, ये हटाओ फंक्शन चेंज, ठीक है, इसमें कुछ लगाओ फंक्शन चेंज, इस तरह होता है, सही है ना। तो आगे चल, यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, ये जो है ना, ये इसको आपने याद रखना है, ये मदर कंपाउंड है जितने भी सिम्पैथेटिक सिस्टम में जो ड्रग्स हैं, ठीक है ना। इसको आपने देखें, यहाँ पे एक OH है और इसके मिथाइल लगा हुआ है, अमाइनेशन है इसकी, कार्बोक्सिलेशन है, ठीक है ना। इसको आपने ऐसे याद करना है, ठीक। तो एक बार फिर रिवाइज करें, देखें टायरोसिन हो गया, देखें OH, बेंजीन रिंग, CH2 CH NH3 और COOH। उसके बाद टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज में एक हाइड्रोक्सिल ऐड कर देता है, तो हाइड्रोक्सिलेज फिर ये डोपा बन जाता है। डोपा से फिर इसको डोपा डी कार्बोक्सिलेज एक्शन करता है, इस पर एक्शन करके क्या करता है, COOH को उड़ा देता है, उड़ा के फिर ये बना देता है डोपामीन, OH और CH2 NH। तो ये डोपामीन, ठीक है। अब जैसे ही ये जो डोपामीन बनता है ना, डोपामीन जो होता है ना, यहाँ पे आप इसको खुला बाहर नहीं रख सकते, तो जैसे ये बनता है ना, तो ये बाहर इसको खतरा होता है। किससे खतरा होता है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज से, ठीक है। वो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज को डिस्ट्रॉय करता है, तो इस डर से फिर इसको पंप किया जाता है वेसिकल में, वेसिकल के अंदर ये सेफ रहता है, कौन, डोपामीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे डोपामीन बनता है ना, तो इसको किसके डर से जो है ना अंदर वेसिकल में डालेंगे, इन वेसिकल्स को क्या कहते हैं, वैसे न्यूरोनल वेसिकल्स बोलते हैं, इनके अंदर डालेंगे, ठीक है। इसको मोनोएमाइन ऑक्सीडेज के डर से, जितने भी नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ पे मोनोएमाइन ऑक्सीडेज भी होता है, ठीक है ना। ये मोनोएमाइन ऑक्सीडेज जो होता है ना, ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये होता है, और ये क्या करता है, जो मोनोएमाइंस को ना ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोएमाइंस करता है। मोनोएमाइंस को क्या होते हैं, मोनोएमाइंस होते हैं वो तमाम जो कंपाउंड्स जो एक अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। मोनो एक अमाइनो एसिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल टायरोसिन से क्या मतलब डोपामीन बनेगा, ये देखें, ये दो डोपामीन बन रहा है टायरोसिन से। उसके बाद देखें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये टायरोसिन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड, इससे 5 हाइड्रोक्सी सेरोटोनिन बनता है, ठीक है। ट्रिप्टोफान से सेरोटोनिन बनता है। उसके बाद हिस्टिडीन से हिस्टामीन बनता है, ठीक है ना। इसी तरह ये सारे मोनोएमाइन से इनकी ऑक्सीडेशन करता है, ये बड़ा इनका जानी दुश्मन है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। अब होता क्या है, एसिटाइलकोलिन क्या है, याद रखें, एसिटाइलकोलिन कोई भी अमाइनो एसिड से डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव नहीं है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये एक मोनोएमाइन नहीं होता है, ओके।
अब क्या होता है, यहाँ देखिए अभी ये डोपामिन अंदर के अंदर इसको क्या करता है, डोपामिन इसको कन्वर्ट करता है नॉर एपिनेफ्रिन में। डोपामिन बीटा ऑक्सिलेशन, डोपामिन बीटा ऑक्सिलेशन ये एग्जाम है, ये इसको डोपामिन को नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करता है। देखें अगर तो ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होता तो हमें डोपामिन चाहिए, काफ़ी था, यहाँ से हम आगे नहीं जाते यहाँ, लेकिन हमारा ये न्यूरॉन है एड्रीनर्जिक, नॉर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन है, ठीक है। तो नॉर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन है तो हमें क्या करना है, इससे लाजमी हमें बनाना है नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। जब नॉर एपिनेफ्रिन बन के तैयार होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर एपिनेफ्रिन यहाँ बनते हैं, फिर होता क्या है, अचानक एक एक्शन पोटेंशियल आती है, यहाँ से ऐसे आके थ्रू गुजरती है, जैसे इसकी लेयर आती है तो ये देखें सोडियम चैनल्स आते हैं, आके इसको डिपोलराइज करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो वेसिकल यहाँ पे लगती है कैल्शियम इन्फ्लक्स, इसमें कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है, ये याद रखें, इसको सोडियम ना कहना, ये तो एक्शन पोटेंशियल है, इसमें कैल्शियम का रोल है। कैल्शियम आता है आके ये यहाँ पे आके सिग्नलिंग करता है और क्या होता है कि फिर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होती है, ठीक है। ये हमारा टोटल पूरा एरिया वो के जो है यहाँ से फिर इफेक्टर सेल्स होते हैं यहाँ पे हमारे, जैसे ये हमने बताया था ना कि ये है, ये एरिया ये है, ठीक है ना। तो फिर इफेक्टर सेल्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन फिर आगे जाके मुख्तलिफ जगहों पे इफेक्टर्स पे एक्ट करती है, फिर दोबारा अपनी उस पर भी एक्ट करती है। देखते हैं अभी नॉरएपिनेफ्रिन आगे जाके क्या करती है। उसके लिए यहाँ पे देखिए हमारी जो है नॉरएपिनेफ्रिन हमारी रिलीज़ हुई है। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होकर जो इफेक्टर सेल्स जैसे हमने हार्ट दिखाया था उसमें आगे अटैच होती है और रिस्पॉन्स वहाँ पे शो हो रहा है। फिर दूसरा ये कि नॉरएपिनेफ्रिन फिर यहाँ पे अपने ही प्रीसाइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे अटैच होती है, अटैच होकर उनका फिर नेगेटिव फीडबैक भी देती है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए नॉरएपिनेफ्रिन ऐसे आगे नेगेटिव फीडबैक भी देती है। तीसरा ये कि यहाँ पे देखें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहा है ना, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है तो कुछ तो फिर पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाके लगते हैं और एक्शन रिस्पांस क्रिएट करता है, लेकिन कुछ आता है ये वापस देखें वापस प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ पे प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। ये कौन से रिसेप्टर्स होते हैं पता है, ये अल्फा-2 रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। अल्फा-2 रिसेप्टर प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होते हैं, ये देखें ये यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये देखें ये अल्फा-2 रिसेप्टर्स GI प्रोटीन कपल्ड, ये होते हैं प्रीसाइनेप्टिक, ये देखें प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन में यहाँ से आता है एरो एपिनेफ्रिन रिलीज होती है, रिलीज होकर अंदर अल्फा-2 पे ये लगते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये देखें यहाँ पे अल्फा-2, तो ये इनहिबिटरी प्रोटीन होता है। जब इनहिबिटरी प्रोटीन और स्टिमुलेट होते हैं ना तो साइक्लिक एमपी कम हो जाता है, ठीक है। साइक्लिक एमपी जब कम होता है, न सिर्फ साइक्लिक एमपी जब लो होता है ना तो पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं और इंक्रीज लॉस ऑफ पोटेशियम होता है यहाँ पे, ठीक है। पोटेशियम जितनी भी है बाहर चली जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। जब जो सेल होता है, सेल से पोटेशियम बाहर जाती है ना तो पॉजिटिव चार्जेस लूज होते हैं ना, तो जो सेल जो होता है ना इलेक्ट्रिकली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तो इसको कहते हैं हाइपर पोलराइज मेम्ब्रेन होती है, हाइपर पोलराइज्ड। अच्छा, और जब हाइपरपोलराइज होती है मेम्ब्रेन तो इसको स्टिमुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है मेम्ब्रेन को, यानी कि इसको डिपोलराइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है कि जब डिपोलराइजेशन ही हमारी मुश्किल हो जाती है मेम्ब्रेन की, तो यहाँ से फर्दर रिलीज ऑफ जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है, यहाँ देखें यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इज ब्लॉक्ड। तो ये तरीका होता है। बीटा-2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो इनहिबिटरी जी प्रोटीन कपल्ड होते हैं, वहाँ से वो जब इसको स्टिमुलेट किया जाता है जी इनहिबिटरी को, तो वो क्या करती है एड्रेनालाइल साइक्लेज को कम करती है। एड्रेनालाइल साइक्लेज जब कम होता है तो साइक्लिक एमपी भी कम होता है, साइक्लिक एमपी ये सारे कम होते हैं तो क्या होता है मेम्ब्रेन से पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं साथ में, और वो पोटेशियम बाहर जाता है और जो हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा ये प्रोसेस करना, ये इनहिबिशन होती है इस प्रोसेस की, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस जो है ना ऑटो इनहिबिटरी है, ठीक है, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज का प्रोसेस है। कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा ऑटोनॉमिक ड्रग्स में एक जो स्टेटमेंट था कि रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम ए सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग इज मॉड्यूलेटेड बाय नॉरएपिनेफ्रिन इटसेल्फ, ये हमारी समझ में आ गया, और एक्टिंग ऑन द प्री साइनेप्टिक अल्फा-2 रिसेप्टर्स यानी कि थ्रू नेगेटिव फीडबैक, ठीक है ना। तो ये हमने अभी तक ये हमने समझ लिया, ठीक है, कि नॉरएपिनेफ्रिन की नेगेटिव फीडबैक से नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज में कमी आ जाती है नेगेटिव इनहिबिशन से, ठीक है। अब होता क्या है, न सिर्फ नेगेटिव रिलीज में कमी आ जाती है बल्कि जब साइक्लिक एमपी कम हो जाता है ना तो प्रोटीन काइनेज भी कम होता है। प्रोटीन काइनेज जब कम होता है तो इनकी जो एंजाइम्स है ना, यहाँ पे हमने जो बताए थे, हमने जो एंजाइम्स आपको यहाँ पे बताए थे, ये एंजाइम्स भी कम काम करने लग जाते हैं, तो सिंथेसिस भी कम हो जाती है, न सिर्फ रिलीज कम हो जाती है बल्कि सिंथेसिस भी कम हो जाती है अल्फा-2 रिसेप्टर्स की नेगेटिव फीडबैक की वजह से, ठीक है ना।
तो होता क्या है कि एक तो हो गया ये मैकेनिज्म, ये प्रीसाइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे जाके लगता है, और एक हो गई ये मैकेनिज्म, ये नॉरएपिनेफ्रिन इधर आके रिस्पांस क्रिएट करता है। दूसरा थोड़ा सा जो नॉरएपिनेफ्रिन है ना, ये साइनेप्स से जाके जनरल सर्कुलेशन में जाता है, जनरल सर्कुलेशन में फिर हमारे ये लिवर में और किडनी में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाता है थ्रू उधर, क्योंकि इन जगहों में मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और COMT, इसको कहते हैं कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये दोनों एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और COMT ये ज़्यादा होते हैं। अच्छा फिर क्या होता है, ये तो थोड़ी सी अमाउंट है जनरल सर्कुलेशन वाली। फिर नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन करता है जनाब, यहाँ से मोस्ट ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन वापस रिसाइकल किया जाता है। याद रखें ये नॉरएपिनेफ्रिन, मोस्ट ऑफ द साइनेप्टिक जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो वापस रिसाइकल किया जाता है और जल्दी से अंदर जाके दोबारा वेसिकल में डाल लिया जाता है, ठीक है ना। यही तो डिफरेंस है बिटवीन एड्रेनर्जिक एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन के। उसमें ना एसिटाइलकोलिन यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना, ये जो जितने भी हमारे जो मोनोअमाइंस हैं, वो इधर देखें, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, डोपामीन हो गया, अच्छा सेरोटोनिन हो गया, ठीक है ना, ये सारे ना यहाँ से रीअपटेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, जब ये अंदर जाता है ना, अंदर जाता है तो ये इसको कहते हैं रीअपटेक मैकेनिज्म 1, मोनोअमाइन रीअपटेक, ठीक है। इसको अंदर जाता है, अंदर जाके क्या होता है, अंदर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज अगर पकड़ ले तो इसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर लेता है, कुछ कंपोनेंट कुछ को, फिर बाकी ज़्यादातर जो आके अंदर जाके वेसिकल्स में फिर वही रिसाइकल हो जाता है। बाहर भी एक एंजाइम होता है, ये कैटेकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, ये जो है ना ये इसको एपिनेफ्रिन को यहाँ डिस्ट्रॉय करता है, लिमिटेड अमाउंट को, यहाँ भी लिमिटेड अमाउंट को, यहाँ भी लिमिटेड अमाउंट को, मोस्ट ऑफ द इट इज गोज टू रिसाइकल, ठीक है। तो ये हमारा नॉरएपिनेफ्रिन का फेट है, ठीक है ना। अभी हम कुछ ड्रग्स पढ़ते हैं जो ड्रग्स इससे रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, सबसे पहले एक हमारे पास एक ड्रग है मिथाइल टायरोसिन, ठीक है। मिथाइल टायरोसिन जो होती है ना, ये देखें ये कहाँ एक्ट करती है, ये देखें टायरोसिन जब हमारा बनता है ना डोपा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की जगह में की मौजूदगी में, तो उस जगह में आके मिथाइल टायरोसिन हमारी ड्रग एक्ट करती है, ये एनालॉग होती है टायरोसिन की। टायरोसिन क्या करता है, टायरोसिन उसको गर्लफ्रेंड बनाता है, मिथाइल टायरोसिन को इसके साथ लगा रहता है, लेकिन टायरोसिन फिर डोपा में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा होता क्या है, फिर हमारा ये सिंपैथेटिक जो सिस्टम एक्टिविटी है कम हो जाती है, तो ये ड्रग हमारी क्या हुई, एंटी एड्रीनर्जिक या सिंपैथोलिटिक, ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं, एंटी एड्रीनर्जिक सिंपैथोलिटिक, या इसको हम बोल सकते हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट पहली ड्रग। दूसरी ड्रग हम देखते हैं कि देखें रिजर्पिन देखें, रिजर्पिन क्या करती है, रिजर्पिन जब ये टायरोसिन डोपा से डोपामीन बनता है ना, डोपामीन से ये रिएप्टेक जो चैनल्स है ना, यहाँ पे देखें डी ट्रांसपोर्टर्स, डोपामीन ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ पे ये रिजर्पिन एक्ट करती है, इसको ब्लॉक करती है, इसको बंद करती है, वेरी डेंजरस ड्रग होती है, ये बंद करती है, तो फिर आगे सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं होती। इनिशियल में क्या होता है, ये डॉक्टर्स यूज़ करते थे इसको, रिजर्पिन को एज आ क्या यूज़ करते थे, एज आ एंटी हाइपरटेंसिव, क्योंकि बीपी लो करती है, ठीक है, एड्रेनर्जिक एक्टिविटी कम करके, तो ठीक है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम करती थी तो बीपी लो होता था, तो डॉक्टर्स यूज़ करते थे, लेकिन अचानक डॉक्टर्स ने ये यूज़ करना बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि ये रिजर्पिन, क्यों पता है क्या, जिसने जो यूज़ करते थे ना उन सब ने सुसाइड कर दिया, 80% लोगों ने उनमें से सुसाइड कर लिया। डॉक्टर को पता चला, डॉक्टरों ने एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ये यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि वो मेजर डिप्रेसिव उसमें जा रहे थे, ठीक है। तो इसका होता क्या है इससे कि डोपामिन बाहर ही रह जाती है, अंदर तो जाती ही नहीं है, अंदर जब बाहर रहती है तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज उसको पकड़ लेता है और उड़ा लेता है, ठीक है। तो आपको पता है मोनोअमाइन माँ इसकी दुश्मन है। उसके बाद जब जो अंदर जो नॉरएपिनेफ्रिन होती है वो रिलीज़ हो ही नहीं सकती। फिर होता क्या था कि एक्शन पोटेंशियल आती थी, आके क्या होती आती थी और ये रिलीज़ नहीं होता, जो रिलीज़ होता भी था तो वो खाली साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो इन पेशेंट्स में जब उन्होंने डॉक्टर्स ने पहले यूज़ किया तो एड्रेनर्जिक रिस्पांस हाई होता था सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन यहाँ कोई रिस्पांस नहीं होता था, तो पेशेंट्स ने बर्दाश्त इसको नहीं कर सके और सुसाइड करते थे। अब ठीक है ना, ये हमारी सिंपैथो क्या हो गई, जब ये ब्लॉक कर रही है पूरा सिस्टम तो ये सिंपैथोलिटिक हो गई, ये दूसरी ड्रग हमारी हो गई, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद तो ये हो गया रिजर्पिन, ठीक है। अब हमारे पास एक और ड्रग है जिसको कहते हैं हम ग्वेनेड्रिल और ब्रिटालियम, ठीक है। ये क्या करती है, ये करती है जो वेसिकल से जो नॉरएपिनेफ्रिन बनता है ना, इसको वेसिकल की एक्सोसाइटोसिस को ब्लॉक करती है, यहाँ से ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ वेसिकल,
ठीक है ना। तो जब वेसिकल जो से नॉरेपिनेफ्रिन एक्सोसाइटोसिस होगी ही नहीं तो फिर एक्शन कैसे होगा। तो ये भी एक हमारी सिम्पैथोलिटिक ड्रग है, ठीक है ना। तो अगर अभी हम इसको वो ब्लॉक्स रिलीज, ठीक है, अगर हम इसको समराइज़ करें तो ये देखें सिम्पैथोलिटिक्स में हमारे पास मिथाइल टायरोसिन ब्लॉक सिंथेसिस, ये देखें ब्लॉक सिंथेसिस को रोकती है। उसके बाद रिजर्पिन ब्लॉक्स स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ग्वानाड्रिल और ब्रिटेलियम, ठीक है, रिजर्पिन के अलावा फिर ये ब्लॉक रिलीज, ठीक है, रिलीज को रोकते हैं, ठीक है। सारे सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स हुए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमारी देखें जो एक और हमारी ड्रग है जो सिम्पैथोलिटिक है, वो ये है कि वो है अल्फ़ा मिथाइल डोपा। आपको याद है अल्फ़ा मिथाइल डोपा, ये एल्डोमेट के नाम से आती है, एंटी हाइपरटेंसिव है, ठीक है। ये क्या करती है, मिमिक करती है न्यूरोट्रांसमीटर को। ये देखिए मैंने अंदर जो ग्रीन ग्रीन बनाए हैं और बाहर से फिर नीला नीला किया, ये मिमिक कर रही है न्यूरोट्रांसमीटर को, ठीक है ना। तो ये इधर होती तो है लेकिन ये इससे यहाँ से आगे जो इफेक्टर सेल्स पे एक्शन नहीं होता। होता क्या है, इधर आते हैं, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ से ये देखें ये ऐसे धोखा दे के आती है। इसकी शक्ल देखें, इसमें ये बिल्कुल ही ये धोखेबाज लग रही है, ठीक है। ये अल्फ़ा मिथाइल डोपा है, ठीक है। अल्फ़ा मिथाइल डोपा सबसे पहले धोखा किसको देती है, आती है आके टायरोसिन उसको देती है, रिएप्टेक ट्रांसपोर्टर्स को, ठीक है, टायरोसिन ट्रांसपोर्टर्स को, ट्रांसपोर्टर को अब धोखा देके ऊपर आती है, ऊपर आके टायरोसिन की जगह लेती है, लेके फिर क्या करती है, इसको फिर क्या करता है, ये जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है वो इसको कन्वर्ट करता है, किस में, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट करता है अल्फ़ा मिथाइल डोपा में। अल्फ़ा मिथाइल डोपा को फिर डोपा डिकार्बोक्सिलेज अल्फ़ा मिथाइल डोपामीन में कन्वर्ट करता है। फिर आगे ट्रांसपोर्टर के अंदर ये घुस जाती है, ठीक है, इसको भी धोखा देती है, ट्रांसपोर्टर को घुस जाके अंदर घुस जाती है। अंदर फिर जो ये वाला एंजाइम है, कौन सा, ये वाला एंजाइम कौन सा, डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम इसको किस में कन्वर्ट करता है, अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में। तो यहाँ पे अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन जमा होती है। फिर जब एक्शन पोटेंशियल आता है, कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं, तो अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन ऐसे रिलीज़ होकर इधर आती है, ये देखें इधर आती है। और जब यहाँ फिर इससे यहाँ से आगे फिर इसका एक्शन नहीं होता क्योंकि रिसेप्टर्स पे इसका वो नहीं चलता, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि जब ये अंदर जाती है तो क्या टायरोसिन बंद होगा, नहीं, टायरोसिन भी जाता है क्योंकि ये सारे चैनल, बहुत ज़्यादा चैनल्स होते हैं जगह जगह में, टायरोसिन भी जाता है, ये भी जाता है, लेकिन कम होता है, बंद नहीं होता, ठीक है। मतलब इसका इफेक्ट सिम्पैथोलिटिक इफेक्ट होता है लेकिन इसकी कंसनट्रेशन पे इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखें एक और बात मैं बताना भूल गया हूँ ड्रग्स के साथ साथ कि ये जब एक्सोसाइटोसिस होती है ना इस जगह में, तो ये देखें क्लेथ्रिन प्रोटीन्स, ये देखें ये वेसिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इसको वापस खींचते हैं, ये क्लेथ्रिन प्रोटीन वापस खींच के अंदर लाते हैं, फिर इसमें दोबारा नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह इसमें वो होते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये वो था। डोपा एक डेंजरस ड्रग है वैसे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में डिप्रेशन भी है, और इसमें देखें इसमें CNS डिप्रेशन कोम्स टेस्ट भी इसमें पॉजिटिव आता है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, नोटोरियस ड्रग है। ये हो गए हमारे सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स जो प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग के अंदर ही और साइनेप्स में ये रोल करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कुछ जो सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स हैं जो रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है ना। आगे जाने से पहले मैं आपको एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बता के जाता हूँ। देखें एगोनिस्ट वो ड्रग है जो बाइंड करती है, रिसेप्टर के साथ बाइंड भी करती है, और क्या करती है, स्टिमुलेट करती है और इंक्रीजेज द एक्शन ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है, बाइंड करती है, स्टिमुलेट करती है और इंक्रीजेज द एक्शन ऑफ द रिसेप्टर, यानी कि एफिनिटी, बाइंड भी एफिनिटी भी है और साथ में इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है। लेकिन एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट ऐसे उल्टा पुल्टा आके बाइंड होता है, बाइंड तो होता है, एफिनिटी ज़्यादा होती है इसकी, लेकिन नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ से देखें नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, एंटागोनिस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती, बाइंड करता है, जो बाइंड नहीं करेगा वो एंटागोनिस्ट नहीं है, बाइंड करता है लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, एंटागोनिस्ट जब आता है तो ये देखें एगोनिस्ट को फिर ऐसे एगोनिस्ट को दूर फेंकता है, दूर भेजता है, ठीक है, सही है ना। तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है पार्शियल एंटागोनिस्ट, वो क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट, ये पार्शियल एंटागोनिस्ट भी बोलेंगे, इसको पार्शियल एंटागोनिस्ट भी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हाफ ये देखें स्टिमुलेट कर रहा है, हाफ ये स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, पार्शियली, लेकिन एट द सेम टाइम ये पार्शियल एंटागोनिस्ट भी है, क्यों, क्योंकि ये जो दूसरे एगोनिस्ट आता है तो इसको करीब आने नहीं देता, खुद अटैच हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी टर्म्स है, ये आपने याद करनी है, ठीक है। एक होते हैं मिक्स्ड एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ठीक है, होते हैं कि जैसे ओपियोइड के केस में मिक्स्ड होते हैं, जैसे रिसेप्टर म्यू रिसेप्टर, कैपा रिसेप्टर, ठीक है। तो ये देखें ये यही ड्रग है, ये इधर लग रही है लेकिन एक टाइप के रिसेप्टर पे लग रही है और ये एक्शन इंट्रिंसिक जो एक्टिविटी कराती है, ठीक है, लेकिन
यही ड्रग इस रिसेप्टर पे लग रही है, ये भी वही ओपियोइड रिसेप्टर है फॉर एग्जांपल, तो ये इस पे कोई रिसेप्टर एक्टिविटी इंट्रिंसिक नहीं कराती, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, ड्रग तो सेम है, ये इसको कहते हैं मिक्स्ड एगोनिस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे एंटागोनिस्ट है, ठीक है, सही है ना। यही पढ़ने वाले थे कि जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, जो कि ऐसी ड्रग्स हैं जो पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर पे लगती तो हैं लेकिन स्टिमुलेट नहीं करती, यानी इंट्रिंसिक एक्टिविटी वो नहीं कराते हैं। तो वो कौन कौन से हैं अभी हम देखते हैं। ये ड्रग्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये हमारा प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल है, टायरोसिन यहाँ पे आता है, यहाँ सिंथेसिस होती है, नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, ये देखें साइनेप्सिस, और यहाँ पे पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है ना, इफेक्टिव रिसेप्टर्स होंगे, यानी कि पोस्टसिनेप्टिक नहीं, यहाँ पे होंगे हमारे इफेक्टर रिसेप्टर्स, ठीक है। तो वो क्या हमारी ड्रग्स क्या करेंगी, ये यहाँ से यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे लगेंगी लेकिन एक्शन नहीं करेंगी इसकी जगह में, ठीक है ना। और इसको हम कहेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट या सिम्पैथोलिटिक्स भी हैं ये, ठीक है, एक हिसाब से, ठीक है ना, और ये भी सिम्पैथोलिटिक्स में भी शामिल की जाती हैं। तो यहाँ पे हम एंटागोनिस्ट पढ़ रहे हैं। देखें एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं जो ब्लॉक करते हैं अल्फा 1 एंड अल्फा को, और कुछ ऐसे हैं जो ब्लॉक करते हैं बीटा को। अच्छा, अल्फा के अंदर फिर कुछ ऐसे हैं जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं, कुछ ऐसे हैं फिर जो अल्फा 1 को ब्लॉक करते हैं अकेले, कुछ ऐसे हैं फिर बीटा ब्लॉकर्स में फिर कुछ ऐसे हैं जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। बीटा 2 ब्लॉकर्स हम जो क्लिनिकल यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पे बताना बेकार है, ठीक है। हमने कुछ ड्रग्स के हम नाम लिखते हैं। वो ये है कि सबसे पहले देखें अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स, ये नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स कहते हैं इसको, ठीक है। इनको फिर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सिलेक्शन कोई नहीं है, दोनों को करते हैं, ठीक है। अच्छा, उस इनको फिर सेलेक्टिव अल्फ़ा 1, सेलेक्टिव बीटा 1, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि इनमें देखें नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास है फेनोक्सिबेंजामीन और फिनटोलामीन, ये दोनों नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है ना। इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है ना, वो इरिवर्सिबल है फिनोक्सिबेंजामीन, जबकि फेंटोलामाइन वो रिवर्सिबल है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इसका एगोनिस्ट दिया जाए तो ये रिवर्स हो जाती है, ठीक है। फिनोक्सिबेंजामीन जो है ना इरिवर्सिबल रिसेप्टर ब्लॉकर है। अब सवाल ये है कि अगर एक मरीज़ को ये ड्रग दी जाए तो क्या वो सारी ज़िंदगी इरिवर्सिबल वो रहेगा? नहीं, क्योंकि रिसेप्टर्स भी दे अंडरगो डिग्रेडेशन, ठीक है। रिसेप्टर्स फिर एक खास टाइम के बाद उसकी अपनी लाइफ पूरी करने के बाद डिग्रेड हो जाते हैं, नए रिसेप्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो इस रिसेप्टर की लाइफ तक तो ये वो पेशेंट सेंसिटाइज रहेगा, नए रिसेप्टर बनेंगे तो फिर वही सिलसिला उसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे देखें अल्फ़ा 1 देखें प्राजोसिन है, टिराजोसिन है, ये देखें जो है ना ये अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स हैं, जहाँ जहाँ जो अल्फ़ा 1 हमारे रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पे ये ड्रग्स एक्ट करेंगी, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी ये यूज़ होते हैं। फिर देखें आगे देखें बीटा नॉन सेलेक्टिव बीटा में प्रोपेनोलोल जो है बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है, ये नॉन सेलेक्टिव है। और उसके बाद सेलेक्टिव बीटा 1 में मेटोप्रोलोल है, एटिनोलोल है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे जो है ना एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं सारे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दोबारा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये देखें फेनोक्सिबेंजामीन है और फेंटोलामीन है ना, ये फेंटोलामीन जो कंपेटिटिव ब्लॉकर है, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ कंपेटिटर आ जाए तो ये फिर उड़ जाती है, साइड हो जाती है, ठीक है, रिवर्स हो जाती है। लेकिन ये देखें नॉन कंपेटिटिव, आप जितना भी दे दें, जितना भी आप एगोनिस्ट देते हैं ये नॉन कम्पिटिटिव है, कोई कंपटीशन नहीं होता इसके साथ, ठीक है। और ये रिवर्सिबल ही रहती है अप टिल द लाइफ ऑफ द रिसेप्टर। जब रिसेप्टर डिग्रेड हो जाता है तो फिर ये जाके ख़त्म हो जाती है। इसी तरह प्राजोसिन और ट्राजोसिन में ये देखें दो डिफरेंसेस हैं, एक डिफरेंस है, ठीक है। और ये प्राजोसिन जो है ये मदर ड्रग है अल्फा 1 ब्लॉकर की, ठीक है, ये मदर ड्रग है और ये शॉर्ट हाफ लाइफ की होती है, दिन में 3 टाइम खाता है मरीज़, और मरीज़ को फिर तकलीफ होती है इससे, ठीक है। और उसके बाद जो टेराजोसिन है जो लेटर ये बनाई गई है, ये लॉन्ग हाफ लाइफ है, 1 डे है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो ये फिर कन्वीनियंस रहता है मरीज़ के लिए। उसके बाद देखें बीटा 1 के बारे में देखें मेटोप्रोलोल एटिनोलोल में ये लो डोजेज में फिर बीटा 1 सेलेक्टिव हैं, अगर हाई डोज में देंगे ना तो ये B2 को भी ब्लॉक करते हैं, ठीक है, B2 को भी ये एंटागोनाइज करते हैं, याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद बताया आपको, हाँ ये देखें रिसेप्टर्स जो कपलिंग में आपको दिखाता हूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 है ना, तो इसको आपने किस याद रहा, QISS किस, ठीक है, QIS जी अल्फा 1 GQ कपल्ड, अल्फा 2 G इनहिबिटरी GI कपल्ड और बीटा 1 GS कपल्ड, और ये भी बीटा 2 भी S कपल्ड, ये भी आपने याद रखना है,
ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे जो है क्या कहते हैं, ये रिसेप्टर सेल्स हैं, ये रिसेप्टर साइड है, ठीक है। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे सिंपैथोमिमेटिक्स में। सिंपैथोमिमेटिक्स देखिए दो किस्म के, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग वो है जो आके डायरेक्ट नर्व एंडिंग के उसमें रिसेप्टर्स पे डायरेक्ट आके एक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट एक्टिंग वो करते हैं जो नर्व एंडिंग में एक्ट करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन के सिंथेसिस रिलीज को बढ़ाते हैं, फिर नॉरएपिनेफ्रिन आके इधर आके एक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया। इसलिए उस हिसाब से हम जो डायरेक्ट एक्टिंग है ना, जो रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, ये देखें रिसेप्टर्स पे साइनेप्स के, उनको हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट भी बोलते हैं, सिंपैथोमिमेटिक्स भी बोलते हैं और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एक्टिंग को फिर हम ग्रुप करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट को अल्फा 1 एगोनिस्ट में, अल्फा 2 एगोनिस्ट में। अच्छा, इस तरफ से फिर बीटा 1 बीटा 2 एगोनिस्ट में करेंगे। फिर बीच में दो हैं, इसमें बीटा 1 बीटा 2 मिला के, फिर बीटा 1 बीटा 2 के साथ एक अल्फा भी मिला के, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे एगोनिस्ट बन गए, ठीक है ना। तो ये देखें जो दो ड्रग्स विच स्टिमुलेट अल्फा 1 बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स, ठीक है। इसी तरह ये इसको क्या कहेंगे, दो ड्रग्स विच स्टिमुलेट बीटा 1 रिसेप्टर्स। अभी इसके नीचे हम नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा 2 एगोनिस्ट। देखें हमारे ये जो है ना, ये बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है, ओके। ये अल्फा 2 एगोनिस्ट तो हैं, कहलाते हैं, इस ग्रुप में हैं, लेकिन ये सिंपैथोमिमेटिक्स नहीं है, ये सिंपैथोलिटिक्स हैं। ये बहुत ही अनयूजुअल क्वेश्चन आ सकता है आपको। वो कैसे, अभी हम देखें अल्फा 2 रिसेप्टर्स के बारे में। पहले ही देखें अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते कहाँ हैं। देखें अल्फा 2 रिसेप्टर्स यहाँ होते हैं ना, अल्फा 2 रिसेप्टर्स यहाँ होते हैं। अल्फा 2 जी आई कपल्ड, ये किस हमने पढ़ा था, जी आई कपल्ड होते हैं। जब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ लगता है, नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 2 पे लगता है। वो नेगेटिव इनहिबिशन होती है कि नहीं होती, नॉरएपिनेफ्रिन जाके लगता है, नेगेटिव इनहिबिशन आपको याद है। फिर जब नेगेटिव इनहिबिशन होती है तो यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब ये जो प्रोटीन, ये ड्रग है अल्फा 2 एगोनिस्ट, इसमें क्लोनिडीन टॉप पे है। ये क्लोनिडीन क्या करती है, ऐसे अल्फा 2 पे लगती है ना, जब लगती है तो स्टिमुलेट करती है। जब वो स्टिमुलेट करती है तो नॉरएपिनेफ्रिन, हमारी जो नर्व है वो समझती है कि एंडिंग समझती है, नर्व एंडिंग के मैंने बहुत ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन शायद सिक्रीट किया है, क्योंकि ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है। इसलिए वो क्या करते हैं, ये नर्व एंडिंग को ही जो रिलीज़ को ही बंद कर देते हैं, ठीक है। रिलीज़, नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को बंद कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को बंद कर दिया, रिलीज़ को ही बंद कर दिया, तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जो उसमें हुई थी। ये जो इसमें इस जगह में इस तरह की सिचुएशन आ गई ना, ग्वेनेडिल ऑर्बिटल, ये तो लिटिक्स हैं, ये वो ऐसे करते हैं ना, ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को बंद करते हैं, तो ये फिर सिंपैथोलिटिक टाइप हो गई। लेकिन इधर तो ये हमारे क्या है, ये हमारे अल्फा 2 एगोनिस्ट में है। ये बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है, याद रखें अल्फा 2 एगोनिस्ट के उसमें केस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये नॉरएपिनेफ्रिन है, जब ये ज़्यादा हो ना तो ये हमारी क्लोनिडीन हो गई, ये जाके इधर लगती है तो फिर ये जी आई कपल्ड है, इनहिबिटरी कपल्ड प्रोटीन्स है, डिक्रीज एड्रेनालाइल साइक्लिक, डिक्रीज साइक्लिक एमपी, रिलीज विल बी लेस, रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन विल बी लेस। तो जब रिलीज बंद हो जाएगा तो वो लिटिक हो गई ना, मिमेटिक तो नहीं हो गई। लेकिन सवाल ये है कि हमारी ये जो ड्रग है ना, ये तो हमारे एगोनिस्ट में है, ठीक है। हम हमेशा इसको एगोनिस्ट में ही रखेंगे, हम उसको उधर नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये जो है ना अनयूजुअल सिंपैथोलिटिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें मैं आपको बता दूं कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स को आई ऑफ द नर्व एंडिंग कहते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर्स को जब स्टिमुलेट होते हैं तो इनको पता चल जाता है कि ये सेंस करते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन कितनी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारी मौजूद है, ठीक है। और यहाँ देखें, यहाँ पे ड्रग्स विच स्टिमुलेट अल्फा 2 डिक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, ड्रग्स विच, और ये क्या क्या कहा, ये सिंपैथोलिटिक्स हो गए। ड्रग्स विच ब्लॉक अल्फा 2 रिसेप्टर इंक्रीज द, अब देखें कुछ ड्रग्स हैं वो एंटागोनिस्ट हैं, आके इधर आके लगते तो हैं, लेकिन आगे सेंसिटिव वो जो सिग्नलिंग नहीं करते और एक्टिविटी भी नहीं करते इंट्रिंसिक, तो फिर वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं करते तो वो ब्लाइंड हो जाते हैं। यहाँ पे नर्व एंडिंग रिलीज करती जाती है, वो एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट तो हैं, लेकिन वो उनको हम एंटागोनिस्ट ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो, ठीक है।
तो ये ट्रिकी सिचुएशन है, अनयूजुअल सिचुएशन है क्लोनिडीन और अल्फा 2 रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखें क्लोनिडीन जो हमारी है ये नॉट सिम्पैथोमिमेटिक बट सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक ड्रग है, ठीक है ना। इससे होता क्या है, एज एन एंटी हाइपरटेंसिव तो यूज़ होती है। तो मैं कह रहा था कि क्लोनिडीन जो है ना अल्फा 2 एगोनिस्ट है। अब ये क्या करती है, ये जो है ना क्लोनिडीन ये क्या करती है कि सीएनएस में जो वेसोमेट्रो सेंटर है इन मेडुला में, उसके जो नर्व एंडिंग्स में आके क्लोनिडीन लग जाती है, ठीक है। इसको ब्लाइंड करती है, इसको जब रोकती है, इस पर स्टिमुलेट करती है। जब इसको स्टिमुलेट करती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट एगोनिस्ट है ना, तो स्टिमुलेट करती है तो जो नॉरएपिनेफ्रिन इन वेसोमेट्रिक सेंटर ऑफ द मेडुला है ना, इसकी नर्व एंडिंग्स क्या करती हैं, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करना ही बंद कर देती हैं। जब नॉरएपिनेफ्रिन बंद हो जाता है तो क्या करती हैं, ऑल द जो वेसोमेट्रिक सेंटर है उसको इनहिबिट कर देते हैं। और उसके बाद नीचे देखें डाउन गोइंग जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है ना, उसको भी रोक देते हैं। जब डाउन गोइंग सिंपैथेटिक आउटफ्लो रुक जाएगा तो वेज़ोडाइलेशन होगी ब्लड वेसल्स की, उसके बाद बीपी कम हो जाएगा। तो ये जो है ना क्लोनिडीन एंटी हाइपरटेंसिव है, ठीक है ना। जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है ना, ये दे आर यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है ना। तो ये वही बात है, ठीक है ना। यहाँ भी इसी तरह मेडुला में बाइंड करती है अल्फा 2 रिसेप्टर पे और स्टिमुलेट करती है, इसको स्टिमुलेट करती है। इसका मतलब स्टिमुलेट करने का मतलब ये है कि ओए बहुत सारा नॉरएपिनेफ्रिन इधर साइनेप्स में है, आप बंद कर दो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करना, ठीक है। इसको स्टिमुलेट करना कहते हैं। तो ये स्टिमुलेट करना एक एगोनिस्ट एक्शन है। ये अलग बात है कि नॉरएपिनेफ्रिन की जो वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस हिस्से पे हम को ला के हम इसको एगोनिस्ट, इस हिस्से को खातिर में ला के हम इसको एगोनिस्ट मानते हैं और इसको क्या करते हैं, हम नीचे अल्फा 2 एगोनिस्ट की लिस्ट में शामिल करते हैं। तो आप याद रखें कि ये हमारी जो है ना क्लोनिडीन ड्रग जो है ये सिम्पैथोलिटिक जो है सिम्पैथोमिमेटिक नहीं है, एगोनिस्ट है लेकिन नॉट सिम्पैथोमिमेटिक, ठीक है ना। रादर सेंट्रल यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये एक्ट करती है, सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक, ठीक है ना। रादर इट इज सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक, ठीक है। सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक, देयर आर टू जो है ना ड्रग्स हैं हमारे पास जो सेंट्रली एक्ट करते हैं, ठीक है ना। एक तो हमारी क्लोनिडीन हो गई जो है अल्फा 2 एगोनिस्ट है। दूसरी हमारी जो है ना अल्फा मिथाइल डोपा है, ये हमारी सिम्पैथोलिटिक है। आपको पता है हमने ब्लॉकर्स में पढ़ा था, ये भी इसी तरह करती है, ये भी सेंट्रल ही है, ठीक है। फिर हमारे हम आते हैं जो तीसरी ड्रग है जिसमें एगोनिस्ट में, जिसमें अल्फा, ऐसी ड्रग्स हम देखेंगे जो अल्फा 1 और बीटा 1 को स्टिमुलेट करती हैं लेकिन डज नॉट स्टिमुलेट बीटा 2 सिग्निफिकेंटली। ये देखें छोटा सा B2 नज़र आ रहा है, तो उसमें हमारी नॉरएपिनेफ्रिन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें जो हमारी एक और ड्रग है इसी ग्रुप में, अल्फा 1 और बीटा 2 तीनों को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। याद रखें तीनों को स्टिमुलेट करती है। ये हमारी हो गई कौन सी हो गई हमारी, जो अल्फा 1 बीटा 1 और बीटा 2 को भी करती है। ये मैं तो दोबारा लिखता हूँ, देखें ये हमारी हो गई एपिनेफ्रीन, ठीक है ना। एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन में जो मेन डिफरेंस है ना वो यही है कि ये एपिनेफ्रीन बीटा 2 को भी करती है इन सबको, ठीक है ना, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 2 को नहीं करती है, छोटा सा, ठीक है ना। तो एन फॉर नो, एन फॉर बीटा 2, एन फॉर नो बीटा 2, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन इस तरह आप याद रखें इसको, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे हो गए नॉरएपिनेफ्रिन सिर्फ अल्फा 1 बीटा 1, ठीक है, छोटा सा बीटा 2, लेकिन एपिनेफ्रिन ऑल आर बैलेंस्ड, अल्फा 1 बीटा 2 के एक्शंस भी करती है। देखें अगर तो आप जो रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता हो बॉडी में, तो विद दिस सिंपल आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन ये मिलती है फार्मूला, इससे आप एक्शन ऑफ द ड्रग बता सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब बीटा 2 एक्शन क्या है, ब्रोंको डायलेटेशन है, तो देखें एपिनेफ्रिन ब्रोंको डायलेटेशन कर रही है, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं कर रही, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर हम आते हैं
यहाँ इसी तरह फिर हमारा बीटा 2 ऑफ द लीवर में ग्लाइकोजेनेलिसिस है, तो बीटा 2 ये देखें एपिनेफ्रिन ग्लाइकोजेनेलिसिस कराएगी, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन ग्लाइकोजेनेलिसिस लीवर में नहीं कराती, ठीक है ना। हमारे पास एक ऐसी ड्रग है जो बीटा 1 और बीटा 2 एक्शन करती है, वो कौन सी है। फिर हम देखते हैं ऐसी ड्रग जो बीटा 1 को एगोनिस्ट करती है, स्टिमुलेट करती है, वो है हमारे पास डोपामीन। देखो डोपामीन जो है ना, डोपामीन की खास बात क्या है, डोपामीन जब माइल्ड डोजेज में देते हैं ना, ये डोपामीन रिसेप्टर्स को, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करती है। फिर मॉडरेट डोजेज में, एमओडी मॉडरेट डोजेज में ये बीटा 1 जो स्टिमुलेंट है, एगोनिस्ट है। फिर हाई डोजेज में ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स को भी एगोनिस्ट करती है, ठीक है, स्टिमुलेट करती है। होता क्या है कि जब आपके पास कोई मरीज़ आता है जो हार्ट फेलियर का पेशेंट हो, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का, उसका बीपी लो हो रहा है, ठीक है, बीपी लो होने की वजह से किडनी में ब्लड फ्लो कम हो रहा है, और क्या है कि क्या कहते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के चांसेस उसके बढ़ रहे हैं, तो आप कौन सी ड्रग देंगे, यू हैव टू फाइंड अ ड्रग जो कि स्टिमुलेट करती है हार्ट को भी और किडनी को भी, ब्लड फ्लो डायलेट्स रीनल वेसल्स, ठीक है। तो ये दोनों जो फंक्शंस हैं वो पाए जाते हैं हमारे डोपामीन में, डोपामीन, ठीक है, क्योंकि D1 B1 और अल्फा 1 को रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हम पेशेंट आते हैं तो उसको जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट में जो कार्डियक फेलियर में होते हैं उनको डोपामीन का इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है ना, सीवियर शॉक में, ठीक है ना, डोपामीन इन्फ्यूजन देते हैं। लेकिन अगर आपकी डोज बढ़ जाती है, क्योंकि आपको याद है जो 5 माइक्रो ड्रॉप्स 10 माइक्रो ड्रॉप्स पे ये देते होते हैं डोपामीन, बहुत ही कम डोज पे, लेकिन ये है कि जब हाई डोजेस होती है ना डोपामीन का क्या करती है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स को भी जो है ना स्टिमुलेट करना शुरू कर देती है, और क्या करती है, रेनल वेसल्स आर अगेन शट डाउन, ठीक है। फिर इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए डोपामिन कम डोजेज में ड्रॉप्स वाइज दी जाती है इन्फ्यूजन में, वो भी। अच्छा, फिर हमारे ये तो हो गई डोपामिन के बारे में। फिर हमारे पास डोपामिन है। डोपामिन देखें ये बीटा 1 जो क्या एगोनिस्ट है, लेकिन ये कि डोपामिन जो है डोपामिन जो है डोपामिन की तरह अल्फा 1 ब्लॉकर और अल्फा 1 एगोनिस्ट और डोपामिन एगोनिस्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि जिस तरह हमारे पास जो डोपामिन थी, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें डी में भी और B1 और अल्फा 1 भी एगोनिस्ट थे मॉडरेट और हाई डोजेज में। उसी तरह डोब्यूटामिन उस तरह नहीं है। डोब्यूटामिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, डोब्यूटामिन सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बीटा 1 स्टिमुलेंट है। ये देखें सिर्फ और सिर्फ खालिस बीटा 1 स्टिमुलेंट है। ये ऐसे केसेस में दी जाती है जब कंजेस्टिव फेलियर हो, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो, हम सिर्फ स्टिमुलेट करना चाहते हैं सिर्फ हार्ट को, तो हम डोब्यूटामिन देते हैं, ठीक है ना। और रीनल वेसल्स के साथ हम उस वक्त छेड़ना ना चाहें तो डोब्यूटामिन देते हैं। तो डोब्यूटामिन, ठीक है, दो ज़्यादा है भाई, एक काफ़ी है, दो ज़्यादा है एक काफ़ी है, तो इसका मतलब है डोब्यूटामिन एक पे एक्ट करती है, एगोनाइज करती है B1 पे, ये निमोनिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, बीटा 2 एगोनिस्ट में सल्बुटामोल है, एल्बुट्रॉल है और टर्बिटालिन है, ठीक है ना। ये हमारे बीटा 2 एक्शन में ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, लंग्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, तो ब्रोंकोडायलेटर्स के तौर पे ये एक्ट करते हैं। तो ये सारे हमारे देखिए ना, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्टिंग यानी कि डायरेक्ट एक्टिंग सिम्फेथोमिमेटिक्स थे, एक्सेप्ट क्लोनिडीन। देखें क्लोनिडीन सेंट्रली एक्टिंग सिम्फेथोलिटिक है, लेकिन अल्फा 2 एगोनिस्ट है ये, ठीक है ना, क्योंकि रिवर्स रिसेप्टर पे ये काम करती है, नेगेटिव इनहिबिशन वाले पे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट भी कहेंगे, आल्सो नोन एज, ठीक है। अच्छा, हम इसके बाद पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग। ये क्या करते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्फेथोमिमेटिक्स जो है ना, ये नर्व एंडिंग्स पे एक्ट करते हैं और दे कॉज इंक्रीज इन रिलीज ऑफ नर्व एंडिंग नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो इनमें जो डायरेक्टली एक्टिंग है, इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये देखें सबसे आप जो न्यूरोट्रांसमीटर था ना, रिलीज़ होने के बाद वापस भी जाता था ना वापस अंदर जाता था, ठीक है ना, तो रिसाइकल होने के लिए। तो ये रीअपटेक रिसेप्टर्स जो है ना, इनको बाइंड्स इनको इनको क्या करती हैं, इनको ब्लॉक करती हैं, ये ड्रग्स इनको ब्लॉक करती हैं। तो यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाती है, तो सिंपैथेटिक एक्शन बढ़ जाता है, सिंपैथेटिक एक्शन। तो इनमें सबसे टॉप पे जो स्ट्रांगली जो बाइंड होती है वो कोकेन है,
ठीक है, कोकेन। उसके बाद सेकंड ग्रुप हमारे पास है कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी जो डिप्रेसेंट्स है, TCA, ठीक है, ये इतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं होता, लेकिन कोकेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होता है। तो ये हमारे पास एक कोकेन हो गया, फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये 2 ड्रग्स हो गए। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कोकेन हो गया, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, और सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये सारे रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। अच्छा, रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, क्यों? क्योंकि ये देखें, ये यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होने के बाद रीअपटेक होती है ना, उसको रोकते हैं। ये देखें, कोकेन और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट रोकते हैं, लेकिन कोकेन और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नॉन स्पेसिफिक हैं। जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है ना, वो सिर्फ सेरोटोनिन के लिए ड्रग है, ठीक है। नाम ही इसीलिए है कि ये जो है ना, सेरोटोनिन के रीअपटेक को ये इनहिबिट करते हैं, और बाकी उन पे ये एक्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो ये सारे, ये दोनों नॉन स्पेसिफिक है। ये नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सब पे ये की रीअपटेक को ये रोक सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रांगली रोकता है कोकेन, ये स्लोली रोकता है, और ये फिर सिर्फ सेरोटोनिन को रोकता है। सारे रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, और ये सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं, ठीक है ना। जब ये ब्लॉक करते हैं ये जगह रीअपटेक को, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्लेफ्ट में कंसंट्रेशन ऑफ सिंपैथेटिक केमिकल नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या डोपामिन को या सेरोटोनिन बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्शन बढ़ जाता है। सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं, वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। इनके नाम है परगैलिन और ट्रेनाइल सिप्रोमिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये देखें, यहाँ पे जब यहाँ पे रीअपटेक के बाद इधर हमारा नॉरएपिनेफ्रिन होता है ना, इधर हमारा नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामिन होता है, तो इसको क्या करता है, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज खाता है ना, आपको पता है, हमने डिस्ट्रॉय करता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज डोपामिन को भी। और जब ये जो यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक होता है, इसको भी हमने पहले बताया था आपको, कहाँ बताया था, हमने आपको इधर बताया था। ये देखें, जब अंदर जाता है नॉरएपिनेफ्रिन, अंदर यहाँ से रिलीज़ होकर अंदर जाता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करता है। तो इसी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को के इनहिबिटर्स हैं हमारे पास। जब हम इसको इनहिबिट करते हैं ना, तो ये यहाँ फ्रीली इंट्रा न्यूरोनल जो डिस्ट्रक्शन है नॉरएपिनेफ्रिन की, वो कम हो जाती है। तो नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर रिलीज़ भी ज़्यादा होगा, रिलीज़ ज़्यादा होगा तो सिंपैथेटिक एक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है कहाँ गया, तो जो है ना, ये हमारे पास आ गए मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड है जो सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं। ये देखें, एंटी डिप्रेसेंट्स है। अच्छा, ये भी एंटी डिप्रेसेंट है, ये भी एंटी डिप्रेसेंट है, ये भी एंटी डिप्रेसेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है एम्फेटामिन्स एंड टायरामिन्स। एम्फेटामिन्स एंड टायरामिन्स आर सिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन रिलीज को प्रमोट करते हैं। कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, जब वेसिकल्स को ना नर्व एक्सोसाइटोसिस को सपोर्ट करते हैं, यानी एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। और एक्सोसाइटोसिस को जब सपोर्ट करते हैं तो इंक्रीज हमारे जो नॉन एड्रेनलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, और डोपामिन बढ़ जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे वो इस जो एम्फेटामिन्स हैं, इस साइनेप्टिक वेसिकल को यहाँ पे लगाने के लिए और एक्सोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, विद मेम्ब्रेन, फिर साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ लगाते हैं और एक्सोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करते हैं। इसको एम्फेटामिन्स के साथ फिर हमारे पास एक है टायरामीन्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ये देखें, टायरामीन्स, TYRAMINES, टायरामीन्स, ठीक है। तो ये भी हमारे सिम्पैथोमिमेटिक्स में शामिल हैं। ये है कि ये टायरामीन जो है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, किसके साथ आप कंफ्यूज करेंगे इसको, ठीक है ना, ये अल्फा मिथाइल टायरोसिन के साथ, ठीक है ना। ये तो हमारा वो है एंटागोनिस्ट है। अच्छा, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करता है, ये अपने तरफ खींचता है और ये प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है ना। इसको आपने टायरामीन के साथ अपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना। और टायरामीन्स आर एम्फेटामीन अमीन, आप इसको याद करने के लिए ऐसा करें, एम्फेटामीन है ना, अमीन, टायरामीन याद रखें। और अब उसको क्या करें, उसको देखें, टायरोसिन है ये, ठीक है ना, सीन। अच्छा, उसके बाद अल्फा मिथाइल टायरोसिन है ना, ये टायरोसिन जैसा ही है, वो एम्फेटामीन मीन है, वो मीन,
अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। आपको पता होगा कि कुछ रिसेप्टर्स में अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, टिश्यूज़ में अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ टिश्यूज़ में बीटा 1 होते हैं, कुछ टिश्यूज़ में बीटा 2 होते हैं। तो ये हम अभी देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है ना। और कि ये फॉर एग्जांपल जो डॉग के हमने किस्सा छेड़ा था, कुत्ता जब किसी के पीछे भागता है तो सीएनएस बंदे का एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कैसे होता है ये हमने पहले बता दिया। फिर वो हाइपोथैलेमस से जो रिस्पांस आता है वहाँ से फिर हाइपोथैलेमोकोलुम्बर आउटफ्लो आता है। आउटफ्लो में फिर जो आते हैं न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है ना, थोरेकोलुम्बर एसिटाइलकोलिन, फिर नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर मेडुला में कुछ न्यूरॉन्स जाते हैं, वहाँ से फिर एपिनेफ्रिन। अब ये नॉरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन डिफरेंट बॉडी में जब जाएंगे तो वो जाएंगे, जब डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में जाएंगे तो उनके एक्शंस को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे डिफरेंट जो टिश्यू, फॉर एग्जांपल लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जीआईटी हो गया, ठीक है, आइज़ हो गया, ठीक है। एक्शन को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि जो वो ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ जो स्ट्रेस को, यानी इस स्ट्रेस को, ये वाली स्ट्रेस को फाइट करने के लिए यूज़ होंगे, उनको ये स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, उनको ये स्टिमुलेट करेंगे। और दोज ऑर्गन्स एंड टिश्यूज विच आर नॉट यूज टू फाइट दिस स्ट्रेस शुड बी डाउन रेगुलेटेड, यानी उनको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल खाना पेरिस्टालसिस, फॉर एग्जांपल उस टाइम बंदे की पेरिस्टालसिस तो नहीं काम कर रही होगी ना, ठीक है। इसी तरह, ठीक है ना, तो जीआईटी तो आपको इनहिबिट करेंगे, वो कोई खाने का टाइम थोड़ी है जब डॉग पीछे लगे। इसी तरह हार्ट बीट आपकी तेज़ हो करा देंगे ऑन द अदर हैंड, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हार्ट बीट होगी तेज़, उतनी ज़्यादा ब्लड फ्लो और उतनी ज़्यादा एनर्जी टू द मसल्स, ठीक है। तो ये फिर स्ट्रेस को फाइट करने का तरीका होगा हार्ट के साथ। इसी तरह और भी बहुत सारी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, ऑर्गन्स विच हेल्प इन फाइटिंग आर स्टिमुलेटेड, प्लस ऑर्गन्स विच आर नॉट हेल्प, विच डू नॉट हेल्प आर नॉट स्टिमुलेटेड, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल रिस्पांस होता है ना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की एक्टिवेशन का, ये क्या करता है कि कुछ टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करेगा, कुछ टिश्यूज़ को इनहिबिट करेगा। सवाल ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल और कंसेप्चुअल सवाल, कि यार ये कैसे हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी सेम है, अच्छा बॉडी के अंदर भी सेम है, तो ये एक टिश्यू को स्टिमुलेट, एक टिश्यू को इनहिबिट कैसे करता है। उसका आंसर ये है कि रिसेप्टर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो होते हैं, इनमें जो होते हैं ना वो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स होंगे, इनमें जो होंगे वो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो अभी हम देखें रिसेप्टर्स डिफरेंट होते हैं, ये हमने बात की। तो देखें कौन से रिसेप्टर्स स्टिमुलेटरी होते हैं, कौन से रिसेप्टर्स इनहिबिटरी होते हैं, इनका जनरल प्रिंसिपल हम देखते हैं। ऑल द रिसेप्टर्स विच आर स्टिमुलेटरी, जो कि स्टिमुलेट करते हैं, वो होते हैं 1, दे आर नंबर 1, ठीक है। अल्फा 1 और बीटा 1 आर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेटरी हैं। इसी तरह जो ऑल द रिसेप्टर्स विच आर इनहिबिटरी आर बीटा अल्फा 2 आर 2, ठीक है, अल्फा 2 एंड बीटा 2। देखें एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स आप पहले याद रखें, ठीक है। तो जो 1 है वो स्टिमुलेटरी हैं दोनों के, और जो 2 हैं दोनों के वो इनहिबिटरी हैं, ठीक है। होता यूँ है कि जो सेम जो एपिनेफ्रीन है या नॉर एपिनेफ्रीन है, वो जाती है किसी टिश्यू में जिसमें अल्फा 1 है तो उसको स्टिमुलेट करती है। वही सेम एपिनेफ्रीन अगर किसी ऐसे टिश्यू में जाती है जिसमें अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं तो उसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है, या बीटा 2 है तो इनहिबिट कर देती है, ठीक है। सवाल ये हुआ कि हमने कहा ना कि जो एक ही जो सिंपैथेटिक सिस्टम से निकला हुआ एक जो एपिनेफ्रीन है या जो या फिर नॉरेपिनेफ्रीन या डोपामिन या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो एक जगह को स्टिमुलेट कैसे करता है और एक जगह को इनहिबिट कैसे करता है। तो उसका हमने कहा कि रिसेप्टर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स में अल्फा 1 है बीटा 1 स्टिमुलेटरी और अल्फा 2 बीटा 2 इनहिबिटरी होते हैं। तो देखिए आगे ये एग्जांपल देते हैं, क्लासिक एग्जांपल, ठीक है। ये आप डॉग आपके पीछे लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके दौरान ही ये देखिए ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को हमने ये देखें किडनी के लिए सप्लाई दिया और उसके बाद मसल को सप्लाई करती है ना। अब देखें जब ब्लड डॉग आपके पीछे लगा हुआ है तो उस वक्त हम आपकी किडनी को की वेस्कुलेचर को हम रिलैक्स तो नहीं कर सकते ना,
ठीक है ना। इसको डायलेट करेंगे तो आपको तो पेशाब आएगा, आपने कुत्ते के ऊपर पेशाब थोड़ी करना है, आपने तो कुत्ते के से दूर भागना है। दूर भागने के लिए मसल्स चाहिए, मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो जाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने की मदद मिलेगी। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि ब्लड वेसल्स टू द मसल्स आर डायलेटेड, एट द सेम टाइम ब्लड वेसल्स टू द किडनी आर कंस्ट्रिक्टेड, ताकि डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी हो। ठीक है, और डिक्रीज यूरिनेशन हो, फॉर एग्जांपल फॉर एज ए निमोनिक। ठीक है, तो ये होता कैसे है, देखिए अगर हम ये ब्लड वेसल ले लें, ये ब्लड वेसल ले लें, यहाँ देखिए अगर ऐसे तो इसमें देखिए इसमें इसके जो स्मूथ मसल्स हैं इनमें ये एग्जिबिट करेंगे बीटा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर्स अगर इनहिबिटरी होते हैं ना, बीटा 2 रिसेप्टर्स देखें इनहिबिटरी होते हैं, तो ये जब नॉरेपिनेफ्रिन इधर लगेगा तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, रिलैक्स हो जाएंगे तो ये ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी तो इंक्रीज ब्लड मसल ब्लड फ्लो टू द मसल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये देखें किडनीज में किडनीज की वेस्कुलेचर में अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं, अगर वहाँ से जो नॉरेपिनेफ्रिन आएगा वो अटैच होगा तो क्या होगा, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा टू द किडनीज। यही प्रिंसिपल अब हम सारे बॉडी पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दो प्रिंसिपल्स बनाएंगे, दो प्रिंसिपल्स वो ऐसे बनाएंगे कि जो नंबर 1 एंड नंबर 2 दो प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है ना, नंबर 1 प्रिंसिपल है ऑल द टिश्यूज टू बी स्टिमुलेटेड हैव अल्फा 1 रिसेप्टर्स एक्सेप्ट हार्ट, juxtaglomerular cells of the kidney एंड एडिपोसाइट्स। ठीक है, इनमें हार्ट में और इसमें B1 होते हैं, इवन एडिपोसाइट्स में भी B1 होते हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड B1 होते हैं, इनको B3 का नाम दिया गया है। ठीक है ना, B1। ठीक है, याद रखें B3 जो है ना मॉडिफाइड B1 है, ये आपको समझ आ गई इस फार्मूले की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अगर ऑल द रिसेप्टर्स टू बी इनिशिएटेड शुड बी बीटा इनहिबिटेड शुड हैव बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एक्सेप्ट, यानी कि जितने भी हैं जिनको इनहिबिट किया जाना है वो उनके बीटा 2 रिसेप्टर्स होंगे, और क्या है एक्सेप्ट क्या है, नंबर 1 प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग्स। ठीक है ना, जहाँ पे अल्फा 2 होते हैं, आपको पता है ना। उसके बाद प्लेटलेट्स, ये तो हमें पता चला है, हमने डिस्कस किया, प्लेटलेट्स में भी अल्फा 2 होते हैं, और बी सेल्स ऑफ द पेंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स में भी अल्फा 2 होते हैं, इनको इनहिबिट किया जाता है। आपका क्या ख्याल है, अगर आपको के पीछे डॉग लगा हुआ है तो आपको आपके जो इंसुलिन सिक्रेशन को सिक्रेट करना चाहिए या इनहिबिट करना चाहिए, है सिक्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंसुलिन जितनी भी है बाहर आ जाएगी खून में, खून से ग्लूकोज सारी अंदर लेके जाएगी और आप परेशान होंगे, एनर्जी कहाँ से लाएंगे आप, हाँ हाँ करके कुत्ते के नाके लेट जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंसुलिन को इनहिबिट करना है, और इनहिबिट करने के लिए अल्फा 2 रिसेप्टर्स यहाँ पे होंगे, लेकिन इन तीनों में अल्फा रिसेप्टर्स होंगे, बाकी हर जगह में, ठीक है ना, बीटा 2 रिसेप्टर्स होंगे जिनको हम हमें इनहिबिट करना होगा। ठीक है, तो ये है हमारे जो दो रूल्स, एक 1 नंबर रूल और नंबर 2 रूल। ठीक है, यही प्रिंसिपल्स अभी हम आगे लगाने वाले हैं और तैयार हो जाएं। ठीक है, कुत्ता है, कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ, आप भी दौड़ रहे हैं, कुत्ता आपके पीछे, और कुत्ता बड़ा खुश है कि आपको पकड़ने वाला है। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। तो कुत्ता आपके पीछे वाला लगा हुआ, सबसे पहले हम हेयर देखेंगे, हेयर को देखें, हेयर के ऐसे स्किन है, स्किन के नीचे फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल हो गया, और उसके बाद देखेंगे एरेक्टर पाइली है। ठीक है ना, एरेक्टर पाइली मसल है, ये मसल है ना, इस मसल को हमने क्या करना है, स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसमें कौन से रिसेप्टर्स आएंगे, देखें उस हिसाब से हमारे पास जो रिसेप्टर स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हमारे पास कौन से आएंगे, अल्फा 1 होंगे ना। देखें अल्फा 1 और बीटा 1 स्टिमुलेटरी हैं, लेकिन बीटा 1 सिर्फ कहाँ है, हार्ट, JGC, किडनी और एडिपोसाइट्स, ये तीनों कैटेगरीज में हेयर तो फॉल नहीं करता, इसलिए हेयर में क्या आएंगे, अल्फा रिसेप्टर्स आएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास होगा, इसके बाद देखिए हम बालों से हम थोड़ा नीचे आते हैं, आई में आते हैं। आई में देखें यही तो हमारा MCQ था जिसको हम छोड़ के इधर आ गए हैं। ठीक है ना, आई में देखिए हमारे पास आई अगर देखें ऐसे देखें तो दो मसल्स होते हैं, एक कंस्ट्रिक्टर पिपुलाई जो पिंक कलर में है, और डायलेटर पिपुलाई जो इंडिगो कलर में है, जो लंबा लंबा है। ठीक है ना, तो आप खुद देखें कि स्ट्रेस में आपकी आंखें ज़्यादा खुली होनी चाहिए या आंखें बंद होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रेस दे के आप सोते तो नहीं है ना, तो स्ट्रेस में आंखें ज़्यादा खुली होती हैं, तो हमारा जो डायलेटर पिपुलाई होता है ना, ये डायलेट करता है आई को। तो ये डायलेटर पिपुलाई जो है ना
इसको डायलेट कंस्ट्रिक्ट होगा तो ये प्यूपिल डायलेट होगा ना, ये डायलेटर प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा, ऐसे पीछे आएगा तो ये डायलेट। तो इसके ऊपर कौन से नर्व्स जो होंगे, अल्फ़ा 1 होंगे। अल्फ़ा 1 इसलिए होंगे कि अल्फ़ा 1 स्टिमुलेटरी हैं, क्योंकि बीटा 1 क्यों नहीं होंगे? बीटा 1 क्योंकि सिर्फ 3 जगहों पे होते हैं, हार्ट, जेजीसी, किडनी और एडिपोसाइट्स, ठीक है। किडनी के जेजी सेल्स में और एडिपोसाइट्स में, ठीक है। एडिपोसाइट्स में तो B3 होता है, लेकिन वो मॉडिफाइड B1 है, ठीक है। तो रहता कौन है? अल्फ़ा 1। तो इसमें अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होंगे। डायलेशन ऑफ द प्यूपिल को क्या कहते हैं हम? मिड्रियासिस। यही हमारा MCQ था, ठीक है ना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ जिस MCQ को पकड़ के हम इधर तक आए हैं। तो ये देखें, अल्फा एड्रेनर्जिक कॉजेस मिड्रियासिस, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल एंड डायलेटर प्यूपिलाई, ठीक है। अभी देखें, ये जो आई है हमारी, ठीक है ना, आई में ये तो हमने देख लिया ना कि इसमें प्यूपिल डायलेट होगा और अल्फा रिसेप्टर से मिड्रियासिस कहते हैं इसको। अब सिलियरिस मसल का क्या चक्कर है? देखें, विजन जो है, हम देखें जब कभी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें पता है क्या होता है, हमें ज़रूरत होती है कि हम फार विजन को फोकस करें, ठीक है ना। हमारा जो लेंस फ्लैटेंड होगा तो हम फार विजन को देख सकेंगे, नहीं करीब कोई ऐसे ऐसे करके पाँव के नीचे ही आसपास देखते रहें, ठीक है। तो ये होता है, इसका मैकेनिज़्म इसका ये है कि देखें, ये हमारा सिलियरिस मसल है, ठीक है। दोनों तरफ ये लिखा हुआ है सिलियरिस, ठीक है। दोनों तरफ सिलियरिस मसल है। अच्छा, इसके इधर लगा हुआ है सस्पेंसरी लिगामेंट, यहाँ पे लेंस है, ठीक है। ये हमारी आई बॉल कॉर्निया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये सिलियरिस की जो है ना, ये वाली साइड है जहाँ पे डॉट्स लिखे, ये फिक्स्ड है, ये मसल है ना, ये फिक्स्ड है। और आपको पता है जहाँ पे फिक्स्ड मसल, जहाँ फिक्स्ड होता है ना, वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। ये यहाँ पे मूवमेंट होगी सिलियरिस की, ठीक है। अब जब सिलियरिस की कंट्रैक्शन होती है ना, फॉर एग्जांपल ये रिलैक्सेशन है ना, रिलैक्सेशन है, तो ये देखें कि यहाँ पे हमारा लेंस फ्लैटेंड है, FL मतलब फ्लैटेंड लेंस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पे जब कंट्रैक्ट होता है ना तो पोजीशन यहाँ आती है, बी डैश पे पोजीशन आती है। कंट्रैक्ट होता है तो सस्पेंसरी लिगामेंट भी अंदर आता है, और जब यहाँ पे आती है ना, आप खुद देखें कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट होगा कि रिलैक्स होगा? सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स होगा और लेंस भी फ्लैट एंड खुल जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ ऐसे दूर जा रहा है, आउट एंड अपवर्ड ऐसे जा रहा है ना, ऐसे अपवर्ड जा रहा है, तो ऐसे, तो ये टेंस होता है, यहाँ पे टेंस है और ये लेंस भी खींच के टाइट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये है कि जो ग्लोबुलर है ना, जो ये वाला, ये नियर विजन के लिए होता है, ये फ्लैटेंड ये फार विजन के लिए होता है, ठीक है ना। तो अब ड्यूरिंग स्ट्रेस कुत्ता पीछे आ रहा है तो हमें क्या चाहिए? फार विजन चाहिए। फार विजन के लिए सिलियरिस रिलैक्स होना चाहिए या कंट्रैक्टेड होना चाहिए? इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए ना, रिलैक्स्ड होना चाहिए, ताकि लेंस हमारा फ्लैटेंड हो और फार विजन के लिए हमारी फोकस हो, ठीक है। तो रिलैक्सेशन के लिए हमारे पास मतलब कंट्रैक्शन के लिए तो स्टिमुलेटरी जो रिसेप्टर्स होंगे। रिलैक्सेशन के लिए हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स होंगे? इनहिबिटरी। और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स के बारे में हमने आपको क्या कहा था कि ऑल द रिसेप्टर्स टू बी इनहिबिटेड शुड बी B2 एक्सेप्ट प्रीसाइनेप्टिक नर्व एंडिंग्स अल्फा 2, प्लेटलेट्स अल्फा 2, बी सेल्स ऑफ पैंक्रियास इंसुलिन सिक्रेटिंग, ठीक है, अल्फा 2। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से सेल्स होंगे, ऐसे रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है ना, सिलियरिस मसल में B2 रिसेप्टर्स, ठीक है, B2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ताकि ये इनहिबिटेड रहे और ये क्या कहते हैं, और रिलैक्स रहे, ठीक है, और फार विजन हमारी पेटेंट रहे। अभी आते हैं कि आई में ही हमने देखा कि डायलेटर प्यूपिली डायलेट हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है ना, ये देखें अल्फा 1 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। और उसके बाद जो एट द सेम टाइम सिलियरिस मसल जो है रिलैक्स होता है, इसमें बीटा 2 रिसेप्टर्स, इनहिबिटरी बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आई में हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हमने डिटेल से पढ़ा। आई में हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, मिड्रियासिस है और सिलियरी रिलैक्सेशन है, और लेंस फॉर विजन, ठीक है, इसको फ्लैटेंड लेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया। अभी आप देखें जीआईटी में देखें हमारे पास मसल्स हैं। मसल्स पहले करते हैं। मसल्स दो तरह के हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स जो होते हैं वो स्फिंक्टर्स में होते हैं, जैसा कि हमारा मैनुअल स्फिंक्टर, पॉलियोलिक स्फिंक्टर, इलियोसिकल स्फिंक्टर,
ठीक है ना। और इसी तरह फिर लॉन्गिट्यूडनल जो स्मूथ मसल्स हैं वो फिर हमें पेरिस्टालसिस में मदद करते हैं। तो स्फिंक्टर हो गया, पेरिस्टालसिस हो गया। अभी आप खुद सोचें, डॉग आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप स्फिंक्टर्स को ओपन करना चाहेंगे, मतलब आप डेफिकेशन करना चाहेंगे? ठीक है, बिल्कुल नहीं ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्फिंक्टर्स के जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनको हमें कॉन्ट्रैक्टेड रखना चाहिए। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स में देखें, आप जो खाना वगैरह हजम करने की कोशिश करेंगे, पेरिस्टालसिस स्टार्ट करेंगे अपनी नई। ठीक है, इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स को भी हम क्या करेंगे, रिलैक्स रखेंगे, इनको कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो पेरिस्टालसिस होगी ना। ठीक है, तो स्फिंक्टर्स में अगर हम स्फिंक्टर्स को कंट्रैक्टेड रखना चाहते हैं तो हम उसमें उनको स्टिमुलेटरी जो देखें रिलैक्सेशन में इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होंगे, कंट्रैक्शन में हमेशा स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स होंगे। तो स्फिंक्टर में हमारे पास क्या होंगे, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स। और आपको पता है कि स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स, all the tissues to be stimulated, they have alpha 1 receptor except heart, JGC and juxtaglomerular cells of the kidney and adipocytes। adipocytes में B3 होता है और ये असल में मॉडिफाइड B1 है। ठीक है, एक्सेप्ट B1 इनमें B1 होता है। ठीक है, इन तीनों में B1 होता है। तो इन तीनों में आता है आपका स्फिंक्टर्स, नहीं आता ना, तो इसमें अल्फा 1 स्फिंक्टर्स में होंगे। इसी तरह पेरिस्टालसिस, हम पेरिस्टालसिस को नहीं करना चाहते, तो पेरिस्टालसिस को हम जितना भी ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिलैक्स हम करने के लिए रिसेप्टर्स कौन से हमारे पास होंगे, इनहिबिटरी रिसेप्टर्स में B2। ठीक है, अब B2 देखें, इसमें अल्फा 2 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम इनहिबिट करना चाहते हैं उनको हमें उनके ऊपर B2 रिसेप्टर्स हैं, एक्सेप्ट हमारे पास प्रीसाइनेप्टिक नर्व एंडिंग्स में अल्फा और 2 और प्लेटलेट्स में अल्फा 2 और इंसुलिन सेल्स ऑफ पेंक्रियास में अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये दो आपने हमेशा याद रखना है, ये दो। ठीक है ना। उसके बाद आ जाए नीचे ब्लड सप्लाई ऑफ द GIT में ये हो गया। उसके बाद ब्लड सप्लाई देखें, ब्लड सप्लाई में यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो टू द GIT। ठीक है ना। देखें, GIT कोई ऐसी चीज़ है जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम कर सके, नहीं ना, तो उसको हमने इसको सुलाना है जिस तरह भी करके। ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेस GIT को। ठीक है, अच्छा, ये मशहूर जो डायलॉग है, सेव योर ओन लेग पीस लेटर यू विल डाइजेस्ट द लेग पीस इन योर स्टमक। ठीक है, अच्छा, तो होता क्या है कि स्मूथ मसल इन द GIT ब्लड वेसल्स, उनको हम क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रिक्ट करें और उस तरफ ब्लड फ्लो ना भेजें और ब्लड फ्लो भेजें मसल्स की तरफ। ठीक है, तो कंस्ट्रिक्ट करने का क्या है कि स्टिमुलेटरी हो गया। कंस्ट्रिक्ट का मतलब स्टिमुलेटरी एक्शन। स्टिमुलेटरी में जो है ना, जो आपको पता है कि ऑल बॉडी टिश्यूज हैव अल्फा 1 रिसेप्टर्स एक्सेप्ट हार्ट, juxtaglomerular cells of the kidney and adipocytes। ठीक है, इनमें B1 एडिपोसाइट्स में 3 होता है जो कि मॉडिफाइड B1 होता है। ठीक है ना, आपको पता है ना, जो स्टिमुलेटरी है वो अल्फा 1 बीटा 1, इनहिबिटरी अल्फा 2 बीटा 2। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम जाएंगे लंग्स की तरफ। इसमें जल्दी से हम लंग पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें, डॉग अगर पीछे पड़ा हुआ है तो आप दौड़ेंगे तो आपकी सांस फूलेगी, मोर ऑक्सीजन चाहिए आपको, फिर मोर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, इन सबको हमने निकालना है, इन सबको बॉडी से निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को दोबारा लाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा भेजना है वापस। तो इसके लिए हमें क्या है कि ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस को हम खोलना चाहेंगे कि बंद करना चाहेंगे? डेफिनेटली हम ब्रोंकस को खोलना चाहेंगे। तो जब ब्रोंकस को हम खोलना चाहेंगे तो उसके स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे या रिलैक्स करना चाहेंगे इनको? तो हम इनको रिलैक्स करना चाहेंगे। रिलैक्सेशन के लिए हमें क्या का मतलब है, इनहिबिशन। तो इनहिबिशन के लिए हमें कौन से रिसेप्टर्स होने चाहिए? ब्रोंकियल स्मूथ मसल में। देखिए, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में हमें रिलैक्सेशन के लिए हमने पढ़ा था कि all the receptors to be inhibited should have beta 2 except presynaptic and nerve endings, platelets and beta cells of the pancreas, insulin producing, इनमें अल्फा 2 होता है, बाकी सब में बीटा 2 होता है। तो देखें, वो ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल है इसमें नहीं है, तो अल्फा 2 उसमें नहीं होगा, उसमें बीटा 2 है। तो ये हमारी, ये देखिए बीटा 2 ब्रोंकियल स्मूथ मसल है, बीटा 2, ताकि ये रिलैक्स रहे। ठीक है ना, मतलब इनहिबिटेड रहे, कंट्रैक्ट ना हो। अच्छा, इसके अलावा ब्रोंकियल लुमेन को दूसरे
तरीके से भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। वो ये कि ब्रोंकियल में देखें स्मूथ मसल के अलावा इनकी आर्टरीज भी तो है ना, ये जो वेसल्स है ना, ये वेसल्स वेन्स भी हैं, ठीक है ना। इन वेसल्स में हम देखें रुमेन को बढ़ाने के लिए इन वेसल्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? डेफिनेटली ब्लड फ्लो इनमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये एरिया जो होगा बहुत ज़्यादा हाइपेरीमिक होगा, एडिमेटस होगा, लुमेन बंद हो सकती है। तो ये भी इनको हम क्या करेंगे, इन वेसल्स को फिर हम कंस्ट्रिक्टेड रखना चाहेंगे। और जब कंस्ट्रिक्टेड रखना चाहेंगे तो हमें कौन से मसल्स यहाँ पे होने चाहिए? हमें यहाँ पे मसल्स होने चाहिए स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स कौन से होने चाहिए? रिसेप्टर्स हमारे पास इधर स्टिमुलेटरी होने चाहिए। और स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स आपको पता है कि पूरी बॉडी में स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स अल्फा 1 होते हैं, एक्सेप्ट 3 जगहों के एक्स्ट्रा ग्रानुलर सेल्स ऑफ द किडनी के, और उसके बाद हार्ट के, और उसके बाद लिपोसाइट्स में, ठीक है। एडिपोसाइट्स में तो फिर आपको पता है बीटा 3 जो कि मॉडिफाइड बीटा 1 है। तो उस हिसाब से हमारे पास इधर कौन सा होगा रिसेप्टर? अल्फा 1 रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स फिर स्टिमुलेट होंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे और बंद करेंगे, ब्लड फ्लो कम होगा, हाइपेरीमिया कम होगा, एडिमा कम होगा, वो ब्रोंकियल ब्रोंकियल जो लुमेन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाएगी। तो जो था हार्ट पढ़ेंगे। अभी हार्ट में देखें हार्ट की पंपिंग जो है ना, ये इस तरफ से एक ई बना लें आप, इस तरफ से एक ई बना लें, बीच में ये देखें ये पर्किंजे फाइबर्स ए बी नोड एस नोड, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि ड्यूरिंग स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप क्या करेंगे? आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करना चाहेंगे ना, ठीक है ना। कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करना चाहेंगे। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? वेंट्रिकुलर किक इन वन पंप, एक पंप में वो जो वेंट्रिकल कितना ब्लड बाहर फेंकता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है। अच्छा, होता क्या है याद रखें, स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द कंट्रैक्टिलिटी। तो अभी देखें इन सबको कंट्रैक्ट करना चाहेंगे ना आप, कंट्रैक्ट करना चाहेंगे, इसको स्टिमुलेट करना चाहेंगे, इन सबको स्टिमुलेट करना चाहेंगे। तो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स कौन से थे हमारे पास? अल्फा 1 और बीटा 1। और आपको पता है कि अल्फा 1 और सब में अल्फा 1 होता है एक्सेप्ट हार्ट, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus और एडिपोसाइट्स, ठीक है। एडिपोसाइट्स में B3 होता है, ये हमने पढ़ा है। ये देखिए एडिपोसाइट्स में B3 होता है जो कि मॉडिफाइड B1 है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हार्ट इधर है तो B1 हमारे पास रहता है, क्योंकि अल्फा 1 तो इसमें नहीं है, तो सिर्फ हार्ट में हमारा होगा B1, ठीक है ना। इसलिए हम ये करेंगे। तो हमारा ये MCQ था कि जो अल्फा एड्रेनार्जिक कॉजेज मिड्रियसिस, ये हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद देखें स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस ड्यूरिंग स्ट्रेस और सर्जरी, एस्टाइलकोलिन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या कोर्टिसोल। अगर कोर्टिसोल आए तो पहले कोर्टिसोल क्लिक कर लेना है। ACTH इज स्ट्रेस हार्मोन बट इफ कोर्टिसोल इज देयर एन ऑप्शन प्रीफर देयर। इन क्रोनिक रीनल फेलियर द मोस्ट अनलाइकली इज हाइपोफॉस्फेटीमिया, ठीक है। हाइपोफॉस्फेटीमिया याद रखें। और अभी हम ये करेंगे